This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महानूर अली। नाज़रीन, आज हम बिज़नेस लंच में एक टॉपिक जो लेकर आए हैं, जो इश्यूज़ हैं ख़ास तौर से ग्लोबली, और जिसमें हम कहते हैं कि आजकल जो हम देख रहे हैं इमिग्रेशन का इशू बहुत ज़्यादा जो है वो हर तरफ बात हो रही है। चाहे आप यूरोप में कहीं जाना चाहते हो या मिडल ईस्ट में जाना चाहते हो या फिर आप यूएस की बात कर लें, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ ऐसा कौन होगा जो अपना मुल्क जो है वो छोड़ना चाहेगा। और जब अपने अज़ीज़ में उसी वक्त जब कोई प्रॉब्लम फेस करता है, या तो उसको ये प्रॉब्लम हो कि उसको रोज़गार ना सही तरह से मैसर हो या फिर उसको तहफ़्फ़ुज़ ना हो, तो फिर वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो है अपना रोज़गार तलाश करे। और उस सिलसिले में वो ना सिर्फ इमिग्रेशन हासिल करना चाहता, बल्कि हमने ये भी देखा कि एक वक्त था 60 और 70 की दहाई में कि लोग जो है मिडिल ईस्ट बहुत ज़्यादा जाया करते थे, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि लोग एजुकेशन या फिर रोज़गार के सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो जाना शुरू हो गए। मगर आजकल हम जो देख रहे हैं कि हर तरफ जो बात गश्त सुनाई दे रही है उसमें ज़्यादातर अमेरिका का जिक्र आ रहा होता है कि भाई वहाँ पे ट्रम्प साहब जब से आए उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर दी हैं। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल आखिर ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी बेस पे जो है एक शख्स जो पढ़ा लिखा भी हो और तो उसको कोई इश्यूज़ भी ना हो, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि वो इमिग्रेशन ज़रूर हासिल कर ले, ख़ास तौर से ऐसे ममालिक की जहाँ पे उसको पीस मिले और जहाँ पे उसको ये हो कि उसकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। तो इसी पे आज बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इस्माइल साहब, हैं एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल इमिग्रेशन के। इनसे मिलते हैं और जानते हैं, पहले भी कई बार इनसे मशवरे भी ले चुके हैं। और जो लोग जानना चाहते हैं, ख़ास तौर से जाना चाहते हैं अपने मुल्क से बाहर, चाहे वो रोज़गार की तलाश में हो या फिर एजुकेशन के सिलसिले में, आमिर साहब इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपसे हम लेते हैं और आज भी लेंगे। पहले तो वेलकम करते हैं आपको, बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और मुझे यहाँ तक याद है कि जब भी चेंजिंग आती हैं और ख़ास तौर से जब हम कैनेडियन इमिग्रेशन की बात करते हैं तो आपको ज़रूर मैं इनवाइट करती हूँ। और आज भी इसी वजह से मैंने सोचा कि ना सिर्फ हम कैनेडियन इमिग्रेशन पे बात करें, बल्कि हम ये बात करें ओवरऑल क्या बात है, या जो मैंने कहा क्या ऐसा है कि लोग अपना मुल्क जो है वो इतनी आसानी से छोड़ के जाना चाहते हैं, या फिर हमारे जैसे ममालिक जो हैं वहाँ पे ये सब चीज़ चलती दुनिया में ऐसा होता है? मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा रीज़न है लोगों के छोड़ने का वो बड़ा बहालत मजबूरी ही होता है ना? क्योंकि जो आपकी रिस्पेक्ट और आपकी जो लोग हैं आपके साथ, आपके अजीज़ रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स वो आपके अपनी कंट्री में होते हैं, वहीं आपने तालीम हासिल की होती है कभी अच्छे मौक़ों के लिए, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने बच्चों की खातिर चाहते हैं कि उनको अच्छी तालीम हो जाए। कुछ लोग नहीं छोड़ते अपने ममालिक और अपने ही मुल्कों में रहते हैं, बच्चों को शायद पढ़ने के लिए भेजते हैं या ख़ुद पढ़ के वापस आ जाते हैं। लेकिन इमिग्रेशन लेने से उनको कुछ फ़वाइद होते हैं, जैसे कि वो कुछ पैसे बच जाते हैं, बच्चों की तालीम फ्री हो जाती है, या और दूसरे हेल्थ के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैंने देखा है कि जो जनरेशन इमिग्रेट करती है वो तो शायद इतने नहीं फ़वाइद हासिल कर सकती हो शायद जितना कि उनकी जो जनरेशन है। और बेसिकली मैं समझता हूँ जो जितने कंट्रीज़ हैं कनाडा समेत जहाँ पे मैं रहायश पजीर हूँ, उनका टारगेट बहरहाल आपकी नेक्स्ट जनरेशन ही होता है, क्योंकि उन्होंने तालीम भी वहाँ लेनी है। वो इंटीग्रेट बड़ी जल्दी हो जाते हैं, तालीम लेते हैं, अंग्रेज़ी का जो मेयार उनका होता है वो अगर आप बच्चे को लेके जाते हैं 2-4 साल का होता है या वहाँ पैदा होता है, तो नेचुरली वो बेहतर तौर पे आपसे ज़्यादा बेहतर तौर पे इंटीग्रेट कर सकता है, जॉब का हुसूल उसके लिए आसान होता है। तो अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, हर एक के लिए नहीं होती इमिग्रेशन। कुछ लोग बिल्कुल चाहते हैं कि हम अपना पाया वहीं पर रखें जहाँ पर हैं, लेकिन मैंने देखा इमिग्रेशन जो है या हिजरत जो है वो कई हज़ार साल पुराना एक इंसान के पास हथियार है बहुत सारी चीज़ों से बचने का, चाहे वो जंग हो, चाहे वो भूख अफलास हो, चाहे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो इंसान मूव करता रहता है। और इसीलिए मूव करने में मेरा ख्याल है कि कोई बुराई नहीं है। अगर आपको कुछ प्रॉस्पेक्ट अच्छे नज़र आते हैं और कुछ आपको ज़रूरियात आपकी कुछ ऐसी हैं जो वो किसी और मुल्क में आपको मिल सकती हैं, तो वाई नॉट। सही। अच्छा, जब आपने जिक्र किया है कि जनरेशन और ख़ास तौर से नेक्स्ट जनरेशन का जो यंगर हैं उनका जिक्र किया है, जो यंग लोग हैं, ज़ाहिर बात है टैलेंट
जो है उससे भरपूर है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क, हमारे जैसे मुल्क में टैलेंट इस वक्त जो है, हम कहीं किसी भी मैदान में देखें तो हर तरह से माशाल्लाह से हमारे पास मौजूद है। और ख़ास तौर से हम जब जिक्र करते हैं यंग जनरेशन का, चले मैंने सोचा था मैं आपसे पहले ही पूछूंगी भाई, पहले बेशुमार ममालिक ऐसे थे जहाँ पे के वीज़े पाकिस्तानियों को मिल जाया करते थे और कोई इश्यूज़ नहीं होते थे, अब कुछ चंद ही रहेंगे, उसका मैं जिक्र करूंगी। लेकिन यहीं से बात कर लेते हैं कि आपने जब जनरेशन का जिक्र किया और आपने कहा कि इमिग्रेशन का सबसे बेस्ट वही होता है कि अगर जो जनरेशन करती है उसकी नेक्स्ट जनरेशन ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। सही, तो सही टाइम क्या होता है अगर आपने इमिग्रेंट बनना है कहीं का? तो चले यहाँ से आपसे ये बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में सजेस्ट करें। जी हाँ, मेरे ख्याल में अगर आप उस मौके पे डिसीजन लें जबकि आप यंगर हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आप किसी भी नए मुल्क में जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि टीदिंग इफेक्ट होता है, बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो दर्द हो रहा है, तो नेचुरली आप जब जाते हैं तो आपको भी थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। दर्द इस सेंस में कि आपकी तालीम गैर मुल्की है, उस मुल्क के हिसाब से नहीं है, तजर्बा जो है आपके पास, वर्क एक्सपीरियंस, एक्सपोजर भी शायद वहाँ का नहीं है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर ऑलरेडी होता है, ये जब जाते हैं वहाँ पर तो यकीनन उनको दिक्कत होती है। जो एम्प्लॉयर है वो और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के दरमियान खला है। इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट चाहती है कि लोग आएँ, क्वालिफाइड लोग आएँ, लेकिन वहाँ पर जो ट्रेनिंग आपको चाहिए या लाइसेंसिंग चाहिए, रेगुलेटेड ऑक्यूपेशन में आप काम करते हैं तो यकीनन जो लाइसेंसिंग बॉडीज़ हैं वो चाहती हैं कि आप मेयारी तालीम वाले हों, आपके पास अथॉरिटी हो वहाँ पे वर्क करने की। तो उसमें जो वक्त गुजरता है, वो जो वक्त गुजर रहा है जिसमें आपके अखराजात भी हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक तकलीफ दे अमल है जिसमें शायद आपको स्कूल वापस जाना पड़े, अपनी तालीम को अपग्रेड करना पड़े। तो वो एक है, नेचुरली अगर आप यंगर हैं तो आपके पास वो टाइम होता है। अगर आप तमाम चीज़ों जो है उस फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके पास टाइम भी है, आपके पास मौका भी है। और यकीनन अगर आप ओल्डर हो गए हैं, ओल्डर से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल आप अपनी 40s में आ चुके हैं, तो अगर आप एक कामयाब इंसान हैं तो यकीनन अपने मुल्क में आप और बेहतर पोजीशन में जा चुके होंगे और मेयार ज़िंदगी आपका बेहतर हो चुका होगा। उन पोजीशंस को छोड़ना एक तो मुश्किल हो जाता है, और अगर आप छोड़ के गए हैं तो उन ममालिक में अगर आपको उस लेवल की, उस पाए की जॉब नहीं मिल पा रही है तो यकीनन आपको दिक्कत होती है अपने आप को, अपने जहन को बनाने में कि मैं नीचे से स्टार्ट करूं, नीचे वाले दर्जे से स्टार्ट करूं। यंगर होते हैं आप तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं आप कि मैं वॉलंटियर भी कर लूँगा, मैं थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट कर लूँगा और ऊपर फिर वो। लेकिन ये बात हकीकत है कि आप एज के किसी भी हिस्से में हों, अगर कंट्री जिसमें आपने माइग्रेट किया है अगर वो आपको मौक़े फ़राहम कर रही हैं तो रिगार्डलेस ऑफ एज अगर आप मेहनती हैं तो आप अपना मुकाम बना लेते हैं। मैंने नहीं देखा लोगों को वहाँ पे शिकायत करते हुए 2-4 साल के बाद। शुरू में ज़रूर करते होंगे, जैसे कनाडा आते हैं तो काफ़ी लोग वेदर की भी शिकायत करते हैं। अच्छा। लेकिन आखिरकार यूज्ड टू हो जाते हैं और फिर उनके बच्चे सेटल डाउन हो जाते हैं एंड दे आर हैप्पी। और ये कि अपने मुल्क से भी नाता नहीं तोड़ते। मैं हर 2 महीने में यहाँ मौजूद होता हूँ, आप देख ही रही। सही। तो इस तरीके से स्टेबल होने के लिए चलें, आप जिस तरह कह रहे हैं कि आप हर 2 महीने बाद जो है अपने मुल्क से भी नाता नहीं टूटता, और आपके लिए ये हर एक के लिए तो आसान नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आसानियाँ कहाँ से शुरू होती हैं? मुश्किलात तो चलें हैं, अगर हैं तो वो 2-4 साल की हैं, और अगर आप यंग हैं तो आप चलें बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन बात वही कि अगर आप यंग नहीं हैं और आप वही अपनी एज जिस तरह आपने बताया 40 पे हैं, और अभी जहाँ तक मुझे याद है जो मैंने लास्ट प्रोग्राम आपके साथ किया था उसमें यही था कि एज का बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है कि उनकी भी डिमांड यही है कि एक तो टैलेंट हो और दूसरे कि क्वालिफाइड लोग, और तमाम ये चीज़ें मिल के फिर आपका जो है आप उस फॉर्म को फिल कर पाते हैं या उनके उस ग्रेड तक पहुंच पाते हैं जहां आप जिन्हें बैंड्स कहते हैं। जी, बैंड्स कहते हैं। असल में तमाम ममालिक, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो या यूके हो, उन तमाम का जो नज़रिया है वो ये है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट को लें। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कनाडा के तौर पे अगर देखें तो वो न सिर्फ ये कि स्किल वर्कर्स को लेता है बल्कि रेफ्यूजीज़ को भी लेता है, क्योंकि हम समझते हैं कनाडा में कि डिवर्सिफिकेशन जो है हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन आप गौर करेंगे जहाँ इकनॉमिक इमिग्रेशन की बात आती है, प्रोफेशनल्स की बात आती है, तो वो यही चाहते हैं कि हम 360 डिग्री से चेक करें। अगर आप PhD हैं और एज आपकी 50 है तो शायद ये कॉम्बिनेशन इतना
काबिल कबूल नहीं है इमिग्रेशन के हवाले से। अगर आप MBA हैं और यंगर हैं, उस PhD के मुकाबले में आपको रैंकिंग वाइज बेहतर रखा जाएगा। तो फार्मूलाज इस तरह से उन्होंने तरतीब दिए हैं कि एज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और लैंग्वेज स्किल्स पे, ये ह्यूमन कैपिटल वैल्यू है। इन्हीं की बुनियाद पे लोगों को जॉब मिलती है, नहीं मिलती। और ये हर जगह ही है, कोई खाली कनाडा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ही नहीं, हर जगह पे ये चीज़ें हम देखते हैं कि ये काउंट की जाती हैं। बिल्कुल। हमसे लोग जब रब्ता करते हैं तो उनका, जैसे अगर फ़र्ज़ किया कि उनकी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है और अंग्रेज़ी भी बेहतर नहीं है, तो वो नेचुरली वो जानना तो चाहते हैं, ख्वाहिश तो है। भूले नहीं कि भूल जाएंगे जब अंग्रेज़ी ठीक है ना तालीम है, तो फिर हमारा जवाब ये होता है कि हम आपकी हेल्प इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बीइंग इमिग्रेशन एडवाइजर्स हमारा काम वीज़ा इशू करना नहीं है। हमारा काम तो ये है कि जो काम आप खुद कर सकते हैं इमिग्रेशन के कवानीन पढ़ के, अगर आप चाहते हैं कि कोई आप माहिर ले लें इसमें अपने साथ, तो हम उसमें फैसिलिटेट करते हैं, उनको बेहतर तौर पर गाइड करते हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए जिनको कि लोकल ख़ास तौर से मार्केट में ये बताया जाता है कि जी नहीं कोई मसला नहीं है, अंग्रेज़ी नहीं हो, आइल्स नहीं किया हो तो भी नो प्रॉब्लम, अगर आपके पास 2 साल वाला ग्रेजुएशन हो तो भी चल जाएगा। आमिर, ये लोकल मार्केट का जो आपने जिक्र किया, ये यकीनन यही है कि या तो इन्हें घोस्ट कह लें या फिर आप इनको फेक कह लें, या वो जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो सिर्फ पैसा बना रहे हैं और जो उन मासूम लोगों को फंसा रहे हैं, ये शायद वही जिक्र किया आपने। जी हाँ, असल में होता ही है कि रेगुलेटेड नहीं है ये इंडस्ट्री हमारे पास, ख़ास तौर से पाकिस्तान में या बरसग़ीर में, और उसकी वजह से और लोगों को पता भी नहीं है कि ये रेगुलेटेड भी है कि नहीं। अगर हम जिससे बात करें तो क्या उसका कहीं पे हम लाइसेंस नंबर वगैरह चेक करें अपनी सेफ्टी के लिए, तो इस वजह से लोग इसको पैसा बनाने के लिए बड़ा अच्छा बिजनेस समझते हैं। खोल लिया ऑफिस और लोगों को झांसा दिया या उनको सब्ज़ बाग दिखाया कि नहीं आपकी तालीम का मसला नहीं है, हम तो जॉब अरेंज कर देंगे आपके लिए, उसमें आपको इतने नंबर मिल जाएंगे कि आप पहुंच जाएंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कनाडा में, USA में, UK में बैठा हुआ एम्प्लॉयर वो ओवरसीज से क्यों हायर करेगा ठीक है, उसकी ज़रूरत है, लेकिन उसके ऊपर ये भी लाजिम है कि वो अपने लेबर डिपार्टमेंट को ये कन्विंस करे कि मुझे पूरे कनाडा में, पूरे अमेरिका में, पूरे लंदन, UK में और ऑस्ट्रेलिया में एक बंदा भी नहीं मिला आपके काबिल, आप जैसा। तो मुश्किल है। तावक्त है कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में काम करते हो जिसमें वाकई कमी है और लेबर डिपार्टमेंट खुद कहे कि हाँ भाई ले लीजिए आप। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ, फ़ोन्स मुझे आते हैं, ईमेल्स आते हैं कि वर्क परमिट करा दीजिए। वर्क परमिट इज़ एन ऑथराइजेशन टू वर्क। बिफोर वर्क जब उनको उनके पास डिमांड होगी जब ही होगी। सही। बिफोर दैट यू नीड टू हैव एन एम्प्लॉयर। मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहती हूँ, और इसमें ये मैं खास तौर से ये बात करूंगी कि आपने जिस तरह कहा कि यहाँ आते हैं, आपके पास कॉल्स आती हैं, ईमेल्स आती हैं, आप यहाँ के एक चीज़ और भी शायद देखते हो जो मैं यहाँ रहते हुए देखती हूँ, हर थोड़े दिन के बाद एक बड़ा सा प्रिंट एड एक पेपर में भी देखती हूँ मैं, बड़े बड़े बैनर्स भी लगे मुख्तलिफ जगहों पर देखती हूँ। क्या इतना ही आसान है ये सब कुछ, और मार्केटिंग करके पैसा कमा लेना, उस तरह क्या वीज़ा मिल जाता है, इमिग्रेशन मिल जाती है, ये आपसे जानते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आगे वापस बात हो रही है इमिग्रेशन की, किस तरह इमिग्रेशन जो है हम हासिल कर सकते हैं। आमिर इस्माइल साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक में मैं अभी आमिर से कही थी, आमिर मुझे भी करवा दें कहीं पे ना। अच्छा आमिर, ये तो लाइटर मोड में मैंने कह दिया, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत सेटिस्फाइड हूँ और अल्लाह का शुक्र है। और मुझे यह है कि बस यही पूछ रही थी आपसे ब्रेक से पहले कि भाई आए दिन हम ब्रोशर्स भी देख रहे होते हैं इधर पड़े हुए, कभी सिग्नल पे भी गाड़ी में भी डाल दिए जाते हैं, कभी बैनर्स भी देख रहे होते हैं, कभी हम प्रिंट एड भी देख रहे होते हैं। और अब तो मार्केटिंग इतनी आसान हो गई है कि जिसका दिल चाहे वो आए और अपने थोड़े से पैसे दे के आप कोई भी एड केबल पे करवा सकते हैं अपना। तो क्या ये मार्केटिंग की बेस पे जो लोग काम कर रहे हैं, इनका भी ये देखना ज़रूरी है हमें कि वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं, और अगर हाँ वो रजिस्टर्ड हैं, या हम देखें क्या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कोई, या कौन सी पहचान होती है जिसके बेस पे हम कहें हाँ भाई ये रजिस्टर्ड है? जी देखिए, या लाइसेंस नंबर जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या है वो? लोकली जो एजेंट्स हैं वो तो इस बात के पाबंद नहीं है वो कैनेडियन लॉ को फॉलो करें। आप एज ए कंज्यूमर ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टिंग सर्विसेज, ड्यू डिलिजेंस आपके अपने ऊपर ये जिम्मेदारी है, क्योंकि पैसे आपने देने हैं और आपका फ्यूचर स्टेक पे है। अगर आप नहीं चेक करेंगे किसी की लाइसेंसिंग अथॉरिटी कि गवर्नमेंट ऑफ, फर्स्ट किया जैसे मैं डील करता हूँ कनाडा को, कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने
ऑथराइज किया है या नहीं किया है मुझे आपसे पैसे लेकर के आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसका मतलब ये है कि अगर मैंने आपके साथ कोई ज़्यादती की है, यानी मैंने आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड की, लेवल ऑफ सर्विस नहीं दिया या गायब ही हो गया, तो आप फिर किससे रुजू करेंगे? आप नेचुरली लोकल लॉ इन्फोर्समेंट को ही रुजू करेंगे। लेकिन अगर बंदा प्रॉपरली लाइसेंस्ड है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से, तो आप यकीनन वहाँ तक रसाई कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब ये लाइसेंस उसको दिया गया होगा तो उसने यकीनन इमिग्रेशन लॉ में तालीम हासिल की होगी, फिर कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम दिए होंगे, वो $1 मिलियन की इंश्योरेंस रखता होगा और उसका ऑडिट होता होगा हर साल, और वो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के पॉइंट्स लेता होगा, सेमिनार्स वगैरह करके अपनी नॉलेज को अपडेट रखता होगा। यानी आपको क्वालिटी सर्विस चाहिए, और आपको ये भी चाहिए कि आपका पुरसान हाल भी हो कोई इन द इवेंट ऑफ एनी मिसहैप। तो इस वजह से आपको देखना है, आप ICCRC जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स कैनेडा रेगुलेटरी काउंसिल है उसकी वेबसाइट पर जाइए। जितने भी लाइसेंस्ड कैनेडियन सिटीजन प्रोफेशनल्स हैं, दे आर ऑल कैनेडियन सिटीजन्स, तो उनको आप देखिए कि उनके पास अथॉरिटी है या नहीं है। खाली कैनेडियन सिटीजन होना भी काफ़ी नहीं है, उनको लाइसेंस होना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से आपने जितना बताया कि इतने लॉज हैं जिसको क्लियर करते हुए आप लोगों को लाइसेंस मिलता है, आसान नहीं है ये भी। एग्जैक्टली। और उसको अब उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है। नेचुरली वो मेंबरशिप की फ़ीस भी नहीं देते हैं, तो वो सस्ते भी हैं क्योंकि उनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, ना वो CPD पॉइंट्स की मद में कोई अखराजात कर रहे हैं, ना वो ऑडिट के लिए पेश होते हैं, तो यकीनन वो अपनी लोकली वो चला रहे हैं। उसमें ये होता है कि जब कंज्यूमर कोई भी क्लाइंट उनके दफ्तर जाता है तो वो बताता है कि जी वो जो लाइसेंस्ड हैं वो तो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा आपसे चार्ज करते हैं, हम आपको बिल्कुल ही स्मॉल अमाउंट में कर देंगे, और मिनिमम ही उनका टारगेट है। उसका नुकसान क्या होता है ये लोगों को बताइए। चलिए, नुकसान ये है कि इस वक्त मिनिमम दे रहे हैं और उस तरह से वो भारी फीस नहीं दे पा रहे, तो नुकसान क्या उठाएंगे? अच्छा, भारी से भी मुराद ये है कि भारी नहीं होती बेसिकली फीस, एक एग्जांपल दे, लेकिन एग्जांपल अगर आप दें कि ठीक है वो कुछ कम ले रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि देखें आप कुछ कम पैसे दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप क्वालिफाई ही नहीं करते हैं। आप फ़र्ज़ किया क्यों कहता है कि मुझे आप इतने पैसे दे दें और मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन आप अगर किसी लाइसेंस प्रोफेशनल से बात करेंगे उस पर ये लाजिम है कि वो आपको बताए सबसे पहले आपको गाइड कि आपका होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो क्या ज़रूरत है उतने भी पैसे ज़ाया करने के लिए? उनके ऊपर कोई लाजिम नहीं है इस तरह की चीज़ों को फॉलो करना, प्रोफेशनल रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट कोई नहीं है उनके पास, तो आपको थोड़ी सी एहतियात रखनी होती है। बेशतर लोग खुद से भी अप्लाई करते हैं, कोई आप पर पाबंदी नहीं है कि आप किसी प्रोफेशनल को ले। अब तो इतना आसान प्रोसेस हो गए हैं, आप हर चीज़ ऑनलाइन मौजूद है, ऑनलाइन है, और ऑनलाइन की बेस पे ही आप लोग भी उनको हम बताते हैं। तो बेसिकली आपका अपनी ईमा पर है कि आप अगर चाहते हैं कि मैं देखें मैं खुद प्रोफेशनल हूँ, चले मैं किसी प्रोफेशनल से बात करता हूँ, क्योंकि ये बड़ा डिसीजन है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि कोई भी कमी बेशी ना रहे और बिल्कुल फॉल्टलेस। तो आपने सर्च किया और जो प्रॉपर आपको लाइसेंस प्रोफेशनल लगा, और उसकी भी आप रेफरेंसेस चेक करें, ये नहीं खाली उसका लाइसेंस देखा तो आप मरूब हो गए, आप उसके रेफरेंसेस चेक करें कि कुछ दोस्त अहबाब या कुछ लोगों ने उनको हायर किया था और उन तशफ़ी हुई कि नहीं उनकी, इत्मीनान हुआ। और मेरे पास जितने लोग आते हैं वो वही होते हैं जिनके अजीज़ और रिश्तेदारों को और दोस्तों को हमने ऑलरेडी चेन बन जाती है। जिस तरह आपने कहा आपने 1991 से, अभी एक प्रोग्राम ब्रेक में आप मुझे बता रहे थे, क्योंकि उसमें आपने कहा कि 1991 से आपने स्टार्ट किया, आपने एक टाइम गुजार दिया इसमें, तो एक चेन बन गई। एक फैमिली, अगर कितने लोगों को वैसे चले आपने अभी तक? we have served 16,000 plus people since 91. Yeah. और वो वही फैमिली से फैमिली फिर इस तरह चलती जाती है। जैसे कहते हैं किसी कोई, अगर आपका एक फैमिली डॉक्टर हो जाता है तो सारी फैमिली उसके साथ इसी तरह समझे। ये हमें लोगों ने ऑनर दिया है कि ठीक है वो हम पे एतबार करते हैं और हमारी परफॉर्मेंस को वो अप्रिशिएट करते हैं। तो जी हाँ, अब उस सवाल पे आऊँगी कि बेशुमार पहले ममालिक ऐसे थे जहाँ पाकिस्तानियों के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं थी, वीज़े के बगैर वो चले जाते थे। अब शायद एक दो ममालिक होंगे, नेपाल, नाइजीरिया, इस किस्म के, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपसे मैं ये जिक्र कर रही हूँ कि शायद इस तरह ही है। क्या ऐसी रीज़न्स आपने इतने सालों में देखी, या आपको खुद लगता है कि क्या ऐसा कुछ फेस किया जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि आज हम इन तमाम मुश्किलात को फेस कर रहे हैं? हाँ, मैं भी एक वेबसाइट पासपोर्ट इंडेक्स, आप लोग भी गूगल कर सकते हैं, वो देख रहा था, और मुझे नहीं मालूम था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इस वक्त क्या वैल्यू है। वैल्यू होती है कि कितने ममालिक में कहूँगी मैं तो शायद, है ना? क्या देखा आपने? चलें, अच्छा आप बताएं, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन इसलिए हुआ कि आप देखना चाहते हैं कि मैं अपने पासपोर्ट की बुनियाद पर किन ममालिक में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता हूँ, और इस वक्त उस इंडेक्स के हिसाब से पाकिस्तान का नंबर 2 है फ्रॉम बॉटम।
तो नंबर 1 पे अफगानिस्तान है, वो जहाँ पर के गवर्नमेंट का कोई पता नहीं। पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, it has lots of talent, it has lots of resources, very good potential। अगर उसका पासपोर्ट नीचे है तो हमें तकलीफ होती है, क्योंकि ओरिजिनली वी आर पाकिस्तानीज, राइट। तो अब लोगों का रुझान यही है कि लोग चाहते भी इसलिए हैं कि हम चेंज करें अपना पासपोर्ट, क्योंकि हम दुनिया में ट्रैवल कर सकें। जैसे कैनेडियंस जो हैं, मैं जब ट्रैवल करता हूँ मुझे मालूम है कि 157 कंट्रीज़ में एक्सेस कर सकता हूँ इस पासपोर्ट की बुनियाद पर। लेकिन अगर पाकिस्तानीज अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, या अगर वो कॉन्गो से भी नीचे होंगे, या वो दूसरे अफ्रीकन कंट्री से बॉटम से सेकंड पे हैं, तो फिर यहाँ से आप मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, हम उसको कर सकते हैं और इंशाल्लाह बेहतर भी होगा। लेकिन इन द मीन टाइम अगर आप चाहते हैं कि उसको कोई और पासपोर्ट एक्सेस कर लें, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है एज सच। आप पाकिस्तानी तो हैं, उल्टा आप अपने मुल्क का नाम रोशन इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आप पोटेंशियल है आपके अंदर, आप जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में तो आपकी पजीराई होती है और आप कुछ ज़र मुबादला भी भेजते हैं अपने मुल्क में, कुछ कमा करके। बिल्कुल इस तरीके से। अच्छा आमिर, अभी जब बड़ा शोर उठा, मैंने अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहा, ट्रंप की जो पॉलिसीज़ आई, इससे सारी दुनिया की नज़र उस वक्त जब ये पॉलिसीज़ आना शुरू हुई तो उस पर ही थी कि अब देखते हैं कि इन ममालिक का नाम आता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का तो नाम नहीं आया, लेकिन अभी भी आज भी मैं जिस तरह कह रही थी कि एक खबर आई कि जिसमें पता चला जी वहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह जो है वो तक आप उस लेकर नहीं जा सकते या ना लेकर आ सकते हैं कुछ अरसे के लिए। अभी पता नहीं आगे कौन कौन सी पाबंदियाँ देखने में आती हैं। तो इसका मैं अगर आपसे पूछूं कि कनाडा में आपने क्या देखा, उन लोगों पे क्या कुछ ऐसा है कि शायद इधर भी इस तरफ भी कुछ हो? देखिए, जिस तरह से दूसरे ममालिक को कंसर्न था, कैनेडियंस को भी था, और अभी 7 ममालिक पर जब उन्होंने पाबंदी लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि जी डुअल नेशनल जो हैं वो उनको नहीं आना है, तो हमारे तो जो मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन है वो खुद सोमालियन है बेसिकली। तो आपने गौर किया होगा कि कैनेडियंस को उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ था। कनाडा और यूएसए की एक बहुत गहरी तारीख़ है, पुरानी तारीख़ है, और दोनों ममालिक के दरमियान बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है और मिलियंस ऑफ जॉब्स जो हैं वो इस पर डिपेंडेंट हैं। तो हम एज़ कैनेडियंस हम तो चाहते ही हैं कि हमारे जो ताल्लुक़ात हैं वो बेहतर हों रेसिप्रोकल बुनियाद पे, यानी आप रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट मिलेगी और आप म्यूचुअली बेनिफिशियल ग्राउंड्स पे काम करें। इसीलिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, जब वो फर्स्ट टाइम जा रहे थे अमेरिका, अभी फर्स्ट ही एक ही दफ़ा गए, तो सारी नज़रें लगी हुई थी कैनेडियंस की भी कि क्या होगा। लेकिन वी आर अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अच्छा एक प्राइम मिनिस्टर मिला जो डिप्लोमेटिकली भी कॉम्पिटेंट है, और उन्होंने जाके यही कहा, और सवाल ये था जर्नलिस्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप दोनों हजरात जो हैं, आपकी पॉलिसी ये है कि लोगों को रोका जाए, आपकी पॉलिसी ये है कि खुले दिल से लिया जाए, डिवर्सिफिकेशन हमारी स्ट्रेंथ है कैनेडियंस की, और हम दूसरे ममालिक से जब लोग लेते हैं तो हमारे अंदर क़ुव्वत पैदा होती है। तो कैसे आप एक दूसरे के साथ गेट अलॉन्ग हो रहे हैं? तो उसका जवाब ये था कि कैनेडियंस नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर आकर के किसी दूसरे मुल्क में अपने व्यूज़ इम्पोज करूँ, एंड आई कांट डिक्टेट देम हाउ टू रन देयर गवर्नमेंट, दिस इज़ देयर ओन डोमेन। मैं ये चाहता हूँ कि कैनेडियंस के जो इंटरेस्ट हैं वो महफूज रहें और हम म्यूचुअल हम आहंगी से इस खत्ते के अंदर तरक्की करें, तो कोई असर नहीं। इनफैक्ट मैं समझता हूँ आखिरी बात ये कि कनाडा को फ़ायदा इसमें हो रहा है कि बहुत सारे अमेरिकन सिटीजन्स या जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वो ये ख्याल कर रहे हैं कि हम कनाडा चलते हैं और कनाडा को लोग चाहिए। हमारे पास बड़ी मुख्तसर सी आबादी है, अच्छे रिसोर्सफुल लोग शायद यूएस में हैं जो कि आना चाहेंगे और कनाडा विल वेलकम और वो वेलकम करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा टैलेंट, और सबसे बड़ी बात क्वालिफाइड लोगों की वहाँ पे बहुत सख्त जरूरत है, और वो कोशिश भी यही करते हैं कि उन्हीं लोगों को लें। वैसे हालिया जो पाबंदियाँ हैं अमेरिका की, किस हद तक जायज़ है आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में देखें, अगर उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि किसी कंट्री को कोई राइट होता है अपने आप को, अपने बॉर्डर्स को महफूज करने का, लेकिन उसको बड़ा यूनिफॉर्म उनको रखना पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जाते हैं तो भी तो आपके लिए नुकसानदेह है। अभी लॉन्ग रन में देखना होगा कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। यूएसए की पॉलिसी जो है वो बॉर्डर वाइज साउथ में कुछ और है मैक्सिको के साथ, और नॉर्थ में कनाडा के साथ कुछ और है। तो प्रॉब्लम्स तो हैं उनके पास, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ख़ासतौर से नीचे से ऊपर, साउथ से ऊपर, तो वो उसके लिए जो तरीक़ेकार उन्होंने अपनाया है हो सकता है उसके अंदर कुछ वो बेहतरी लेकर के आएँ। लेकिन ऑल इन ऑल यूएसए के पास अपनी एक गवर्नमेंट है इलेक्टेड, और वो उस के नीचे काम करेंगे नेचुरली उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अब इनको गेट अलॉन्ग किस तरह से होता है दूसरे ममालिक के साथ, मेरा ख्याल है साल भर में बड़े वाजे हो जाएगा कि यूएस को इन पॉलिसी से
क्या फ़ायदा हो सकता है। सही। और ये भी एक हकीकत है आमिर के ज़्यादातर जो दहशतगर्दी होती है अमेरिका में या दुनिया में कहीं पे भी, तो जब उसका ताल्लुक़ निकलता है वो मुसलमान या फिर पाकिस्तान से हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली उसमें तो कुछ मैं समझता हूँ पॉलिटिकल अवामिल तो हैं कि वो ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमान ही हों। बेसिकली तो आप देखें जिन ममालिक को उन्होंने पाबंदी लगाई वो उन ममालिक के बाशिंदों ने तो कभी अमेरिका में कुछ नहीं किया, तो फिर ये कैसे हुआ। और नेचुरली जो हमारे ये इनके जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे तो नहीं ट्रम्प साहब, उनके जो अपने जो इंटरेस्ट हैं वो तो बड़े अरबिक कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये शुरू की जो नॉइज़ है वो उन्होंने करनी थी, क्योंकि उन्हीं बुनियादों पे तो वो इलेक्ट हुए थे। अगर वो नहीं करते तो लोग नेचुरली उनको शायद अगली मरतबा चांस ना दें। लेकिन फ्रॉम द कैनेडियन पॉइंट ऑफ व्यू वी थिंक कि हमें इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करना है। और गो कि हमारी पॉलिसी डिफरेंट है। हम कैनेडियंस ने काफ़ी सारे सीरियन रेफ्यूजीज़ लिए और बहुत सेलेक्ट करके लिए। उनकी पॉलिसी ये कि जी नहीं, वो जो भी हम लेंगे वो आकर के यहाँ तकरीबकारी करेंगे। ऐसा नहीं है, आप देखभाल करके ले लें। और ये लोग जब आएंगे तो ये आकर के इस फैब्रिक में, कैनेडियन फैब्रिक में रंग ही भरेंगे, कैनेडियन भी बनेंगे और अपनी अपनी आइडेंटिटी भी बरकरार रखेंगे। उससे माहौल में हम आंगी होती है, माहौल में एक आसूदगी होती है। और ये चीज़ समझनी चाहिए, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे जो है कैनेडियन जो भी पॉलिसी बनती है या वहाँ की जो हुकूमत है वो हमेशा वेलकम करती है। यहाँ पे मैं आपसे जिक्र करूँगी ओवरऑल, आप अगर मैं आपसे बात करूँ जो इमिग्रेंट हैं उनको कौन से इश्यूज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो आप अपनी कैनेडियन उसके हवाले से ही लोगों को बताएं या अगर आप ओवरऑल बताना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से वो तकरीबन सेम ही होते होंगे। सेम ही है, इसलिए कि मोस्टली आप देखें कि जो लोगों का इनखला हो रहा है वो उन कंट्रीज़ में हो रहा है जहाँ पर कि अंग्रेज़ी बोली जाती है बेशतर। कनाडा तो बाइलिंगुअल है, वहाँ फ्रेंच भी बोली जाती है। एक प्रोविंस में तो बिल्कुल ही फ्रेंच बोली जाती है, क्वेबेक में। बाकी वो फ्रेंच और इंग्लिश दो बाइलिंगुअल हैं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो लोग जा रहे हैं उनकी जो अंग्रेज़ी की सलाहियत है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। ख़ास तौर से आप देखें कि एक बंदा जो मेन एप्लीकेंट है उसके साथ फ़र्ज़ किया वाइफ या हस्बैंड जा रहे हैं, तो अमूमन देखा गया है कि जो और ख़ास तौर से वाइफ्स जो होती हैं वो वर्क नहीं कर रही होती हैं यहाँ पर। Exactly, हाउसवाइफ होती हैं, लेकिन क्वालिफाइड भी होती हैं। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो उनको भी अपना हिस्सा बटाना पड़ता है बेहतरी के लिए, फाइनेंशियल बेहतरी के लिए। अगर वो अंग्रेज़ी में माहिर नहीं होंगी या ये ख़ुद नहीं होंगे तो उनको बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए जो पॉलिसी अब है कनाडा की और दूसरे ममालिक की, वो दोनों को, हस्बैंड और वाइफ दोनों को इस तरीके से जज करते हैं कि जो कपल है उसका रैंकिंग उस वक्त बेहतर होगा जब दोनों क्वालिफाइड होंगे, दोनों अंग्रेजी में माहिर होंगे और दोनों के पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो ये तो और भी अच्छी बात है। सही। जब आपने वर्क एक्सपीरियंस की बात की तो प्रोफेशनल्स पे थोड़ा सा आ जाते हैं। और जो मेजर चेंजेस ख़ास तौर से इमिग्रेशन में अगर कनाडा की बात करें तो वो प्रोफेशनल्स के लिए क्या कोई आई हैं, और अगर हैं तो क्या हैं, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं और हमेशा आपसे जब आपको मेल्स कर रहे हैं और आपके आते ही आपको फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, तो अच्छा है आप इधर बैठे हैं, उनको बताएं कि इस वक्त कौन सी चेंजेस है जो ख़ास तौर से प्रोफेशनल्स के लिए लेकर आए हैं। कनाडा में जो प्रोफेशनल कैटेगरी है एक्सप्रेस एंट्री के तहत, उसमें लोगों को इतनी ज़्यादा कोई खातिर खा कामयाबी एवरेज बंदे को नहीं हुई, इसलिए कि वो उन्होंने रैंकिंग बड़ी हाई रखी। तो नया प्रोग्राम था, कोई एक्सप्रेस एंट्री था। लेकिन जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, जब लॉन्च किया था उन्होंने इसको जनवरी 2015 में, उस वक्त कनाडा के पास एक बहुत बड़ा ह्यूज बैकलॉग पुरानी एप्लीकेशंस का भी था, जिसकी वजह से इन्होंने बड़े कम लोग सेलेक्ट किए, बड़े ऊपर से जो बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, जिनके रैंक ऊपर थे। अब जब ये प्रोग्राम लेके आए, जब ये लेके आए, अब वो जब 2 सालों में डिप्लीट कर चुके हैं अपना बैकलॉग, तो अब इनका रैंकिंग भी नीचे आना शुरू हुआ है। साथ में 15 नवंबर 2016 को उन्होंने कुछ जो पॉइंट सिस्टम है उसको भी, एलोकेशन जो है पॉइंट्स की, उसको भी चेंज किया था। जहां जॉब ऑफर पे वो 600 नंबर लोगों को दे रहे थे, अब वो उसको घटा के उन्होंने सिर्फ 50 कर दिया है। तो 50 कुछ ज़्यादा ही कम नहीं, ज़्यादा ही कम है, इसलिए कि आप देखें ना किसी के पास जॉब ऑफर है, तो इससे क्या वो जो बैकलॉग में थे और वो तो उनको फायदा हुआ है। बैकलॉग तो उन्होंने फारिग कर दिया, वो हो चुका है, लेकिन अब जो है जो नए आने वाले हैं उनके लिए इस कदर सहूलत हो गई है। हाँ, तो आपका कंपटीशन जब होता था किसी जॉब ऑफर्ड बंदे से, तो यकीनन ऐसे ही होता था कि वो किसी ऐसे प्रोफेशन में था जिसमें वो खुद क्वालिफाइड इतना नहीं होता था। 50 नंबर अब जब देंगे उसको, तो वो भी उसको भी कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा उस बंदे को जिसके पास जॉब ऑफर है, उसको खाली 600 नंबर नहीं मिल जाएंगे। तो उसका मतलब ये है कि जो लोग जिनके पास जॉब ऑफर नहीं है, और 99% लोगों के पास नहीं है, वो पूल में वेट कर रहे हैं। वो 50 नंबर का भी एक लेवल है यानी। एग्जैक्टली। तो ये नीचे आना शुरू होगा रैंक, और इस साल में वो 400 या उससे नीचे आ जाएगा। उससे काफ़ी लोग सेलेक्ट होंगे और उनको चाहिए ज़्यादा लोग, क्योंकि 1,60,000 का
टारगेट होता है दिसंबर 31 तक हर साल में, तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर अपना म्यार वो बहुत ऊपर रखेंगे तो वो नीचे ला रहे हैं। और ये जो नई गवर्नमेंट है, लिबरल गवर्नमेंट, उसका वादा था कि जो एक्सप्रेस एंट्री है जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के दौर में आया था, इसको हम इस तरह से ट्वीक करेंगे, इस तरह से इसमें चेंजेस लाएंगे कि जो लोग जो पुराने कैटेगरी में, पुरानी पॉलिसी में कामयाब होते थे, वो अब इसमें भी कामयाब होना शुरू हों। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, पीपल हैव टू बी परसिस्टेंट एंड इंशाल्लाह दे विल सी प्रोग्रेस इन देयर एप्लीकेशंस। चले, गुड, अच्छी बात है। अच्छा, एक वर्ड है वीज़ा लॉटरी, जो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, कैनेडियन वीज़ा लॉटरी। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ लोगों के नाम जैसे डालेंगे और वो उसमें अगर वो लकी हैं, उनकी लॉटरी निकल आई, तो इस तरह क्या ऐसा ही कुछ है या कुछ डिफरेंट है ये? जी, मैं अभी दुबई में था और मैं इमिग्रेशन समिट अटेंड कर रहा था, तो उस वक्त मुझे इस कदर ईमेल्स और फ़ोन आ रहे थे कि मुझे बाकायदा लाइव जाना पड़ा फेसबुक पे ये कहने के लिए। और वो किस बारे में थे कि जी कनाडा ने कोई वीज़ा लॉटरी शुरू की हुई है और जो कि मार्च से आने वाली है, और हमने तो पैसे भी दे दिए किसी को इस मद में। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कनाडा के पास कभी भी कोई वीज़ा लॉटरी सिस्टम तो नहीं रहा। ये कहाँ से? ये मतलब स्कैमर्स इन द मार्केट, तो उन्होंने फैलाई और लोग बाकायदा इसमें, मैं समझता हूँ, काफ़ी सीरियस भी हो गए और ना उन्होंने रिसर्च किया ना कुछ, और पैसे वैसे भी दे दिए। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ दीज पीपल कि प्लीज़ आप अपना रिसर्च करें, ड्यू डिलिजेंस करें और ये वीज़ा लॉटरी वॉटरी के चक्करों में ना पड़ें। आप क्वालिफाइड हैं, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है, कम से कम ग्रेजुएशन आपका 3 से 4 साल वाला है, यू माइट बी कंसिडर्ड। इफ़ नॉट, इफ़ यू डोंट हैव दोज क्वालिटीज़, कैनेडा वुड नॉट सेलेक्ट यू, बिकॉज उनका पॉलिसी इस तरह की उन्होंने कर दी है कि दे वुड ओनली कंसिडर पीपल हु हैव बेटर स्किल्स एंड दे बी एबल टू इंटीग्रेट इन द कैनेडियन सोसाइटी एज सून एज दे लैंड इन कैनेडा। तो इस वजह से थोड़ा सा ख्याल रखने की तो लोगों को ये जब बात जिस तरह होता है ना कि फ़ौरन हम गूगल करते हैं और देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से तो ये चीज़ इस तरह आई और लोगों को ये तो ये जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उनकी, जो कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की साइट है, दैट इज़ द ओनली सोर्स, cic.gc.ca, दैट्स द कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट। आप जब भी कोई चीज़ कंफर्म करना चाहें कैनेडियन गवर्नमेंट से, आप रुजू करें, उनसे आप पता करें। और अगर कोई आपको उसमें भी कोई मुबहम लगता है, क्योंकि कवानीन कभी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, आप किसी लाइसेंस एडवाइज़र से बात करें, वो आपको एक्सप्लेन करेगा। लेकिन अगर आप आंख बंद करके एतबार करेंगे, यू लूज़ योर हार्ड एंड मनी, वी डोंट वांट पीपल टू डू दैट। और इस तरह के तो फ्रॉड केसेस पता नहीं पूरी दुनिया में चलते हैं, यही नहीं खाली कि पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है, ये तो पूरी दुनिया में इस किस्म के जो ये फ्रॉड्स हैं और इस तरह के केसेस सामने आते हैं, चाहे वो आपके इमिग्रेशन के हवाले से हो या एजुकेशन। मैंने तो यहाँ तक यूके के इतने फ्रॉड के केसेस लोगों के सामने आ, लोग जिक्र करते हैं, जब इस तरह के हम प्रोग्राम्स करते हैं तो लोगों की कॉल्स भी आती हैं कि भाई आप इस पे भी करें, डायरेक्ट पासपोर्ट ले लें वगैरह। हाँ, इस तरह की चीज़ें हैं बहुत। डायरेक्ट पासपोर्ट ओनली उन कंट्रीज़ में, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है, माल्टा है जिसमें हम अब डील कर रहे हैं, उसी समिट को मैं अटेंड कर रहा था। माल्टा है, साइप्रस है, और दूसरी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, पोर्चुगल है, और कैरिबियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि एंटीगा है, बारब्यूडा है। ये उन लोगों के लिए है जो कि पासपोर्ट तो लेना चाहते हैं हैवी, लेकिन क़याम नहीं करना चाहते हैं और उनके पास पैसे हैं जो उन्होंने लेजिटिमेट तरीके से कमाए हैं। तो कभी आप €500,000 या €1 मिलियन की अदायगी करने के बाद अपने साथ बच्चों को लेकर के वहाँ जा सकते हैं, या खाली पासपोर्ट का हुसूल कर सकते हैं ताकि आप घूम सकें। तो वी आर एक्सपेंडिंग आवर बेस एज वेल, खाली कैनेडा तक नहीं, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस भी प्रोग्राम को वो कंसीडर करते हैं, they need to know if it is a legitimate program or not, because they, as I said, will lose their money and their hopes, और फिर बेकार हो जाएगा और फिर सारी जिंदगी आपको इसका अफसोस ही रह जाता है और कुछ नहीं होता। हाँ। फिर आप ना कुछ कर पाते हैं और ना ही फिर आप उस तरह तरीके से कामयाब होते हैं। तो वीज़ा एजेंट्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं है वीज़ा इशू करने की, वर्क परमिट देने की, स्टडी परमिट देने की। दे आर देयर टू हेल्प यू इफ दे आर लाइसेंस, if they are not, check them। और ये आपके लिए भी है, यही नहीं कि आप यही आप तमाम प्रोसेस करवा सकते हैं, लेकिन आप ये श्योर नहीं कर सकते कि भाई वीज़ा आपको जो है। No guarantees, and if someone uses the word guarantee, you turn around and don't come back. This is the rule। ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये तो फिर समझ जाए कि ये फ्रॉड ही फ्रॉड है ना। चलिए, एक चीज़ जब मैं बात कर रही थी कि रोज़गार तो है ही, कि जॉबलेस होते हैं, तो चलो होता है कि कहीं और ट्राई करते हैं और इतना टैलेंट है हमारे पास सब कुछ, मगर हम अब ये भी देखते हैं कि स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा लोग अपने बच्चों को जो है कंसिडर करते हैं। अगर मैं बात करूं कितना बेनिफिशियल है इन कनाडा स्टडी के लिहाज से, तो क्या हमेशा से बेनिफिशियल है, इसलिए कि वहाँ की जो तालीम है उसका म्यार अच्छा है और वो सस्ता भी है अमेरिका के मुकाबले में, यूके के मुकाबले में, ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में।
तो लेकिन ये कि मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रेंड है, वो है मैच्योर लोगों का, मैच्योर स्टूडेंट्स का। वो क्वालिफाइड हैं, उनके पास पैसे भी हैं और वो अपनी तालीम भी अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन साथ वो ज़्यादा बेहतर है। और वो आपने कहा भी, खुद भी आप हम लोग बार बार कह रहे हैं क्वालिफाइड लोगों की वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है और वो उसको अपग्रेड करने के लिए ज़्यादा उनके लिए भी फ़ायदा आप कह रहे हैं। और ये कि वो इमिग्रेशन चाहते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल शायद क्वालिफाई नहीं कर रहे क्योंकि एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, पॉइंट नीचे। तो कनाडा जब आप स्टूडेंट के तौर पे आते हैं, फर्स्ट कि आप 1 ईयर का मास्टर्स करते हैं, तो कनाडा आपको न सिर्फ मास्टर्स आपने किया, डिग्री मिली आपको कैनेडियन, वो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी देता है और फिर आप इमिग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं उस बेसिस पे जब आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस कर लें। या नॉमिनेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ऑन्टेरियो का नॉमिनेशन प्रोग्राम है फॉर MBAs, अलग से उन्होंने रखा हुआ है। इसके अलावा आप अपने फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। फर्स्ट कि आप मैरिड हैं, वाइफ जा सकती हैं ओपन वर्क परमिट पे, बच्चे पढ़ सकते हैं हाई स्कूल तक। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि वो जॉब अपने जगह की वाइफ भी अगर जॉब उनके पास काम भी कोई हो या फिर वो अगर वो इमिग्रेशन के लिए जब आप स्टूडेंट पे जा रहे हैं तो आपके पास ओपन वर्क परमिट है, मीन्स कि आप कोई जॉब करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन आप साथ आ गए हैं। अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को लेकर के अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। और लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि देखें इमिग्रेशन तो नहीं हो रहा, चलें हम पढ़ते हैं, तालीम भी मिलेगी और आगे जाके हमारे प्रॉस्पेक्ट्स इमिग्रेशन करने के और वाजे हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या ऐसा है कि वहाँ पे फिर अगर आप इस तरीके से पढ़ने जाते हैं, अपने आप को अपग्रेड करने जाते हैं, तो फिर आप वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं? पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है आपको और वो उस वक्त मिलता है इवन आपके पास जबकि एम्प्लॉयर भी नहीं है, आप इंटाइटल होते हैं वहाँ मजीद कायम करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। इससे बिल्कुल वाजे हो रहा है कि कैनेडियन गवर्नमेंट या और भी दूसरी मैं कंट्रीज देख रहा हूँ, शायद यूके ने अभी खत्म कर दिया पजीराई करना। चलिए अगर हम आपसे पूछे कि बाकी कंट्रीज का, अगर हम इस वक्त आपसे कहें कि भाई आप बताएं क्या डिफरेंट आपको लगता है यहाँ से और मैं देखता हूँ जो कनाडा की जो पॉलिसी है, ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसी है, उसमें हम आएंगी, वो दोनों चाहते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ रह जाएं। और यूके ने मेरा ख्याल है थोड़ा सा कुछ उसको सख्त कर दिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। जब भी हमारे पास जो इंक्वायरीज हैं यूके से ज़्यादा आ रही हैं, यूएसए से इसलिए आ रही हैं क्योंकि वहाँ पर उनको थोड़े से वो खाइफ हो गए हैं अभी जो चेंज ऑफ पावर हुआ है उससे। तो अब इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि कुछ सेंटर्स बन गए हैं जिनकी तरफ लोग रुजू कर रहे हैं यूएसए के इस सिचुएशन के बाद। वो यूके है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है। पढ़ने के लिहाज से भी अच्छे हैं और वहाँ रहने के लिहाज से भी, यानी आप अपनी फैमिली को, और उनके पासपोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग हैं एट द एंड ऑफ द डे, तो दे कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। आमिर, बहुत अच्छी आपने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया, लेकिन आपने मुझे प्रोग्राम से पहले कहा था मुझसे ये ज़रूर सवाल पूछना कि व्हाई डू पाकिस्तानीज इमिग्रेट, क्यों पाकिस्तान, क्यों? मैंने वही आपका काम बंद कराने की बात खुद ही आप कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तानीज इमिग्रेट इसलिए करते हैं मोस्टली, मैं देख रहा हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंटेल ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। हालांकि मैं ऑथराइज तो पूरी दुनिया के लिए हूँ, लेकिन पाकिस्तानीज़ मेरे ज़्यादातर क्लाइंटेल है और मैं देख रहा हूँ कि उनका हमेशा से ये रुझान रहा है कि हम अपनी जो सलाहियतें हैं उनको बेहतर तौर पे बरोकार लाएं। और वो अपनी कंट्रीज़ में कभी हो सकता है कि उनको ये महसूस होता हो कि नहीं, हम अपने फुल, वी आर नॉट लिविंग अप टू आवर फुल पोटेंशियल, तो वो चाहते हैं कि वो पोटेंशियल यूज़ करें। फिर ये है कि मैंने कहा ना कि दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो पोटेंशियल यूज़ कर चुके हैं, बिल्कुल वेल सेटल्ड हैं, आते जाते हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि हम बच्चों को भेज दें या उनको ले जाएं वहाँ पर। और अक्सर ऐसा भी होता है कि वो ले जाते हैं, खुद वापस आ जाते हैं, बच्चे वहीं रह जाते हैं। तो मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। हमारे मुल्क में बेहतरी की बड़ी गुंजाइश है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से और तालीम के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, और काम हो रहा है। हो सकता है कि थोड़ा स्लो हो, तो इसलिए लोग फ्रस्ट्रेट होते हों और उस वजह से चले जाते हों। ना उम्मीद तो हम नहीं हैं, आप ऑन ऑफ आते जाते रहते हैं। चलें लास्ट में ये मुझे बताइए, ऑन ऑफ आते जाते हैं आप हर 2 महीने बाद, और ये तो बहुत जल्दी आना जाना होता है, लेकिन वैसे आपको कुछ लगता है कि यहाँ के जो अब जितने भी आप चाहे हेल्थ कह लें, एजुकेशन कह लें, या आप यहाँ पे ये जॉब के हवाले से बात कर लें, तो अब आपको कुछ फ़र्क लगता है पहले की निस्बत? अगर 1991 से बात करूँ, अब क्या लोग ज़्यादा जाने की करने लगे या थोड़ी कमी आई है? मैं 3 शहरों में जाता हूँ ज़्यादातर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तीनों बड़े शहर हैं। तीनों बड़े शहर हैं। मैं देख रहा हूँ कि उसमें डिफरेंस तो आया है और काफ़ी रिसेंट टाइम्स में बेहतरी आई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से भी गो के बहुत गुंजाइश इसमें मौजूद है। अल्लाह करे कि इसमें बेहतरी आए मजीद और सड़कें बेहतर हो जाएं कराची में, तो ज़्यादा बेहतर। इंशाल्लाह ताला, अभी तो खैर प्रोसेस जारी है, वर्क इन प्रोग्रेस, आप हर जगह पढ़ रहे होंगे। इंशाल्लाह आफ्टर 2 मंथ्स आएंगे तो आपको काफ़ी बेहतर नजर आएगा और आपकी स्मूथली आप मेरे ऑफिस तक आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आमिर आपका कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और आपने काफ़ी हेल्पिंग जो है पॉइंट्स बताएं हमारे उन लोगों को जो पाकिस्तान से दूसरे मुल्क जाके ना सिर्फ जॉब हासिल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या
रहना चाहते हैं मुस्तकिल, और आमिर से और भी हम मशवरे लेते रहेंगे आइंदा आने वाले प्रोग्राम से। बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे यही कहूँगी कि अच्छा ही सोचिए, और अच्छा जब सोचते हैं फिर अच्छा ही होता है। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।